बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स को मैं संबोधित करते हुए बताना चाहूँगी कि इस लेक्चर के पूर्व हमने द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण उत्तरदायी रहे उसकी हमने चर्चा करी थी और किस तरह की पृष्ठभूमि रही और कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। संक्षिप्त में सभी बिंदुओं से छात्राओं को अवगत कराया गया था। आज हम पोस्ट वॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, यह अलग से एक टॉपिक आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में मेंशन भी है और कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है। छोटे प्रश्न जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है उसमें भी किसी घटना को पूछा जा सकता है और बड़े क्वेश्चंस के रूप में भी बच्चों से पूछा जा सकता है। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर को स्टडी करते हैं तो बैकग्राउंड के रूप में हमें उन सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप जैसे जैसे विस्तार से पढ़ते जाएंगे तो अगर इन बातों की आपको जानकारी नहीं होगी या आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का आइडिया नहीं होगा तो आगे की घटनाओं को आप कोरिलेट करने में अपने आप को डिफ़िकल्टी आपको लगेगी बच्चों। तो थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था कि आप लोग पेपर पढ़ते रहिए और जो भी इंटरनेशनल जो भी घटनाक्रम है उनसे आप अपने आप को दिन प्रतिदिन आप अपने आप को अपडेट रखें, जानकारी प्राप्त करते रहें। और आजकल तो बच्चों बहुत माध्यम है, मैगजीन्स अवेलेबल है, न्यूज़पेपर है, और अगर आप अभी कोरोना की विषम परिस्थितियों के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं घर से, तो आपके पास इंटरनेट के माध्यम से अपार ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो आप नॉलेज जिससे भी गेन कर रहे हैं वो जो नॉलेज है उसका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी। यह तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर थी उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समापन के साथ ही विश्व इतिहास के एक युग का समापन हो गया। तो पहली जो हम घटना देखते हैं वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में, संसार में एक महाशक्ति के रूप में उदित हुई। महायुद्ध से पूर्व एक शक्ति संपन्न राष्ट्र तो था ही, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली तो था ही, लेकिन उसे महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं था। मैंने आपको बताया था कि पहले सुपर पावर्स के सेंटर्स दूसरे थे। और महायुद्ध से पहले अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता पृथकतावादी नीति की थी। महायुद्ध के बाद अमेरिका विश्व की राजनीति में खुलकर भाग लेने लगा और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर उसने अपना प्रभाव भी जमाना प्रारंभ कर दिया। यूरोप के जो मामले थे उनमें भी अमेरिका रुचि लेने लगा। पश्चिमी यूरोप पर संभावित सोवियत आक्रमण से रक्षा के लिए अमेरिका ने नाटो नामक सैनिक संगठन, जिसका आपको जिक्र किया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर में, उसकी स्थापना भी की। तो कई सैनिक संधियां भी हुई पश्चिमी एशिया के देशों के साथ, सेंटो संधि, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ सीटो संधि। तो जो अमेरिका था वो एक तरह से सुपर पावर के रूप में एमर्ज हुआ। दूसरा जो हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण घटना, वह यूएसएसआर का, सोवियत संघ का एज ए सुपर पावर के रूप में जो एमर्जेंस हुई, सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में किस प्रकार उदय हुआ। महायुद्ध के बाद सोवियत संघ ने एक और सोवियत क्रांति के प्रसार हेतु उग्र नीति अपनाई, तो दूसरी ओर पश्चिमी प्रभावों से पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को बचाने के लिए लोह आवरण की नीति का आश्रय लिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद उसने सर्वप्रथम यूरोप के देशों में अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया, जिनको जर्मनी की दास्ता से रूसी सेना ने मुक्त कराया था। फलस्वरूप चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया,
बल्गारिया तथा युगोस्लाविया पर साम्यवादी विचारधारा से युक्त सरकारों की स्थापना की या फिर इस विचारधारा का प्रभाव क्षेत्र बनाया गया। तो युगोस्लाविया कुछ दिनों तक सोवियत संघ के साथ रहने के बाद इसके प्रभाव से बहुत दूर हट गया। पोलैंड, पूर्वी जर्मनी पहले ही सोवियत रंग में थे। इन देशों को सोवियत संघ ने कई तरीकों से सहायता प्रदान करी, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप में, तकनीकी सहायता के रूप में, जिसका उद्देश्य इन देशों की आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व लाना था। तो आर्थिक सहायता पूर्वी यूरोप के देशों के अतिरिक्त क्यूबा, उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया को भी दी गई, जिसमें साम्यवादी प्रभाव है। तो कई प्रकार से सोवियत संघ ने इनको सहायता दी और समझौते किए, तकनीकी क्षेत्र में भी कई तरह का प्रभाव जमाया गया और साम्यवादी प्रभुत्व को स्थायी करने के पीछे ये सब प्रयास किए गए। इसी तरह राजनीतिक दृष्टि से सोवियत संघ उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, क्यूबा की साम्यवादी पार्टी, मंगोलिया की साम्यवादी सरकारों का समर्थन करता रहा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सोवियत संघ ने अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया और किस तरह से सोवियत संघ ने एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण जो महाशक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जब आप बाद में कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो उसमें हम मुख्य रूप से इन्हीं दोनों महाशक्तियों के टकराव से जो जुड़ी घटनाएं हैं और जो भी पृष्ठभूमि है उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा हम जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं वह है यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन, रीबिल्डिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप। 20वीं सदी में यूरोप की विश्वव्यापी भूमिका में परिवर्तन आया। 19वीं सदी के अंत तक सभी महान शक्तियां यूरोपियन थीं, मतलब आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक जो प्रभाव था, इस रूप में उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। प्रथम विश्व युद्ध ने इस शक्ति संरचना को एक झटका दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद परिस्थितियां और बदल गई। तो यूरोप को जो हानि उठानी पड़ी उसने यूरोप की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। युद्ध में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन हुए। कई 30 से लेकर 40 खरब रुपए के मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई और इतनी उखाड़ पछाड़ हुई कि कई देशों की सीमाएं बदल गई और जो युद्ध का व्यय था उससे बहुत भार पड़ा इन देशों पर। जर्मनी विभाजित हुआ, फ्रांस का सर्वनाश, एक तरह से वो फंस गया बिल्कुल, और इटली पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन को भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो केवल सोवियत संघ ही ऐसा राष्ट्र था जो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होकर भी कहा जाए तो सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि बहुत से नए प्रदेशों पर उसका अधिकार हो चुका था और उसकी सीमा पर स्थित अनेक राज्य उसकी अर्थनीति के घेरे में आ गए। सोवियत रूस को छोड़कर अन्य यूरोपीय राज्य दूसरे तीसरे नंबर की शक्ति बनकर रह गए। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद दो ही महाशक्तियां बची रह गई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका के लिए एक महायुद्ध ये जो था एक वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि उसकी भूमि पर न तो युद्ध लड़ा गया था और न ही संघर्षरत राष्ट्रों के समान उसे विनाश का सामना करना पड़ा। और यूरोप के जो गैर साम्यवादी राष्ट्र थे वे भी अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका का मुंह ताकने लगे। तो महत्वपूर्ण रूप से ये परिवर्तन हुआ, यूरोपीय देशों के साथ परिवर्तन हुआ। यूरोप का जो महत्व था घट गया, बहुत विनाश हुआ और कई दिशाओं में हुआ, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। और अमेरिका का जो उत्कर्ष था वो उसने भी उनको व्यथित किया, क्योंकि नेचुरली जो पहले शक्तिशाली थे, जो मतलब पावर सेंटर्स थे, वो उनको विनाश का सामना करना पड़ा, उनकी हार हुई, कई रूपों में उनको हानि हुई, घाटा हुआ। तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास डगमगा गया और फिर 1946 में
चर्चिल ने यूरोप की एकता का आंदोलन भी चलाया। यूरोप के कुछ लोग उसका समर्थन साम्यवाद की विरोध की दृष्टि से करते थे और कुछ इसे विश्व संघ की दिशा में प्रयत्न बताते थे। तो यूरोप में एक तरह से बाद में इन कई आंदोलनों के फलस्वरूप यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के लिए भी प्रमुख संगठन बने। फिर हम यूँ कह सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद परिस्थितियां व्यापक रूप से परिवर्तित हुई और जो पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सैनिक व राजनीतिक एकीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को संगठित करने के लिए 1947 में कॉमन फॉर्म, 1949 में पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद तथा 1955 में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। पूर्वी यूरोप के इस एकीकरण का विश्व राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। समाजवादी देशों की यह संगठित शक्ति पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। एक और हम जो प्रभाव देखते हैं महत्वपूर्ण, आप इसको पॉइंट के रूप में नोट करते जाइए बच्चों। एशिया का उदय एवं पुनरुत्थान। एशिया का विद्रोह द्वितीय महायुद्ध के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो एशिया का जो जागरण हुआ यह विश्व में उपनिवेशवाद के सामान्य पतन की ओर संकेत करता है। साम्राज्यवाद और रंग भेद को खुली चुनौती मिली। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो देश थे उनमें राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की प्रेरणा जागी। यह राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की ओर एक बड़ा परिवर्तन था। दरिद्रता, अज्ञानता, अंधविश्वास और जो भी सोशल मिसबिलीफ्स थे, सामाजिक कुरीतियाँ जो चली आ रही थी, सोशल इविल्स थे, उनके विरोध में अभियान थे। तो आगे चलकर एशिया टकराव का वास्तविक केंद्र बन गया। आज एशिया का कोई ऐसा देश नहीं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी समस्या से उलझा हुआ न हो। चीनी सोवियत संघर्ष, भारत चीन सीमा विवाद, भारत पाकिस्तान विवाद, अरब इजराइल संघर्ष, वियतनाम पर चीनी आक्रमण, कोरिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध, कंपूचिया की समस्या, श्रीलंका में तमिल प्रवासियों की समस्या, ऐसी कई गंभीर समस्याएं एशिया की रही हैं और इन्हीं परिस्थितियों से कई बार अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर हमें नई नई परिस्थितियाँ, नए नए परिवर्तन, नई तरह की बातें हमें समय समय पर दिखाई दी। महत्वपूर्ण जो और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति है वो अफ्रीका का उदय और पुनरुत्थान। अफ्रीका का उदय भी एक क्रांतिकारी घटना रही। अस्थिरता, अशांति और अनिश्चितता के बावजूद भी अफ्रीका में क्रांति की भावना प्रबल रूप से उत्पन्न हुई। अफ्रीका के उदय ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर गहरा प्रहार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल जैसे संगठनों का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अफ्रीका में भी परिवर्तन हुआ और क्रांतिकारी परिवर्तन उसे कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद अफ्रीका के जो ब्रिटिश उपनिवेश थे राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। अफ्रीकी देशों की आंतरिक जो अस्थिरता और पिछड़ेपन के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कई बार ऐसा हुआ कि वो उपयुक्त प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन फिर भी अफ्रीका आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। और जो महाशक्तियों की रुचि है वो भी अफ्रीका में बढ़ती जा रही है और अफ्रीकी राज्यों की संख्या भी बहुत अधिक है। उनके आपसी जो विवाद है उनको इंटरनेशनल फोरम पर देखा जाता है और महाशक्तियों को एक तरह से हस्तक्षेप का अवसर भी मिलता है इन घटनाओं से। जैसे कांगो की समस्या का अगर हम बात करें, अंगोला, नाइजीरिया का गृह युद्ध, दक्षिणी अफ्रीका में काले और गोरे लोगों का संघर्ष, रोडेशिया की समस्या। तो इन समस्याओं ने विश्व राजनीति पर ये चर्चा का रही है, मतलब एक महत्वपूर्ण रूप से चर्चा हुई है इन सभी घटनाओं की
और नामीबिया की स्वतंत्रता का जो मामला था, रंग भेद की समस्या, तो ऐसा मतलब संपूर्ण विश्व को इन घटनाओं ने प्रभावित किया है और संपूर्ण विश्व में बुद्धिजीवी वर्ग में इन घटनाओं पर विचार विमर्श हुआ है। दूसरा जो हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या हम जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति जो हम देखते हैं वह है आणविक शस्त्रों का विस्तार। तो 1945 के आरंभ में अमेरिका के पास केवल 2 परमाणु बम थे और हिरोशिमा तथा नागासाकी में उनके इस्तेमाल के साथ ही अमेरिका का परमाणु बम भंडार खाली हो गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं 1951 में अमेरिका ने और 1952 में सोवियत संघ ने अपने पहले हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण किए, हाइड्रोजन बम बनाए गए। फिर बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना ये भी परमाणु शस्त्रों की दौड़ में शामिल हुए। और बच्चों आपको मालूम होगा 1974 में भारत ने पोखरण में आणविक विस्फोट कर दिखाया। तो जो 1955 तक कहा जाए तो जो दोनों सुपर पावर्स थी उन्होंने परमाणु शस्त्रों का भंडार बना लिया, लेकिन जो उनका कारगर उपयोग करने की क्षमता केवल अमेरिका में थी, क्योंकि अमेरिकी सामरिक हवाई कमान ने सोवियत रूस के इर्द गिर्द यूरोप और तुर्की में अपने सैनिक अड्डे बना रखे थे, जहां से उसके वायुयान उड़कर रूस की धरती पर परमाणु बम गिरा सकते थे। 1957 में सोवियत स्पुतनिक के सफल परीक्षण के बाद दूरगामी या अंतर महाद्वीप प्रक्षेपास्त्रों के युग का आरंभ हुआ और दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न होती चली गई। और बाद में हम देखते हैं ब्रिटेन, फ्रांस सब एक तरह से न्यूक्लियर पावर्स बनते गए। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया वो कह सकते हैं आणविक शस्त्रों का धीरे धीरे विस्तार हुआ। और जब आणविक शस्त्रों का विस्तार होता है तो युद्ध की संभावनाएं भी बढ़ती है। एक आतंक के युग की शुरुआत भी इसको हम मान सकते हैं। मानव जाति के जो सम्मुख खतरे उत्पन्न होते हैं, संभावित खतरे, क्योंकि अगर जो महाशक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वे अगर परमाणु शक्ति संपन्न होंगी तो युद्ध की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। और ये जो युद्ध होंगे, जो टेरर जो है इसका, एटॉमिक वेपन्स का, ये इतना भयानक होता है और संपूर्ण मानव जाति को नष्ट किया जा सकता है इनके माध्यम से। और जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति अगली हम पढ़ेंगे वह है सोवियत संघ और चीन के मतभेद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में सोवियत संघ और चीन के मध्य विवाद उभर कर सामने आए और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की जो उग्रता थी वह शिथिल हो गई। सोवियत संघ और चीन में न केवल सैद्धांतिक शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, बल्कि उसूरी नदी के आर पार साम्यवादी देशों की तोपें मार्क्स और लेनिन की जय बोलती हुई एक दूसरे पर गोले भी बरसाने लगी, है ना। मार्क्स और लेनिन, बच्चों कभी आपने नाम सुना हो, है ना, मार्क्स का तो जरूर सुना होगा, आपने पढ़ा होगा मार्क्स के बारे में, लेनिन के बारे में। तो सोवियत संघ और चीन के मतभेद के कारण 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में प्रकट हुए जो मतभेद थे इनके। ख्रुश्चेव ने स्टालिन का उन्होंने जो मूर्ति भंजन किया, व्यक्ति की पूजा के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया। साम्यवाद की रक्षा के लिए उसने पूंजीवाद के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाने पर बल दिया। और जो चीन के साम्यवादी नेता ख्रुश्चेव थे वे इस नए सोच से सहमत नहीं थे और माओ के विचारों में मार्क्सवाद में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1959 में ख्रुश्चेव ने अमेरिका का भ्रमण किया और कैंप डेविड में आइजनहावर से मुलाकात की। चीनी नेताओं ने इसे साम्यवाद के प्रति विश्वासघात कहा। तो फिर बाद में रूस और जो चीन के मतभेद थे उन्होंने सार्वजनिक विवादों का रूप धारण किया। सोवियत संघ ने चीन को कट्टरपंथी और चीन ने सोवियत संघ को संशोधनवादी कहना शुरू कर दिया। 1960 में चीन की विकास योजनाओं में लगे सभी सोवियत वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को सोवियत संघ वापस बुला लिया गया। चीन को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता भी बंद कर दी गई। चीनी नागरिकों ने भी सोवियत संघ छोड़ना शुरू कर दिया। 1962 में क्यूबा के प्रति सोवियत संघ द्वारा बरती गई नीति की निंदा सार्वजनिक तौर से
चीन में की गई। 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने जिस तरह का रुख अपनाया, चीनी नेताओं ने उसकी भी आलोचना की। तो 1964 में हम देखते हैं चीनी रेडियो और समाचार पत्र क्रुश्चेव को मतलब अमेरिका का पिछलग्गू कहने लगे। 1964 के बाद चीनी नेता सोवियत नेताओं को सामाजिक साम्राज्यवादी कहने लगे। 1969 को पूर्वी एशिया में उसूरी नदी के टापू दमिश्क को लेकर इन दो साम्यवादी देशों में सीधी लड़ाई हो गई और 1975 के अंतिम दिनों तक साफ दिखने लगा कि इन दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट है वो जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। तो ये चीनी और सोवियत संघर्ष जो था, इससे साम्यवादी जगत की एकजुटता को भी आघात पहुंचा और बहुकेंद्रवाद को इसने बढ़ावा दिया। तो महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डाला। पश्चिमी यूरोपीय देशों व चीन के बीच व्यापारिक संबंध कायम हो सके। अमेरिका और चाइना एक दूसरे के निकट आने लगे। तो चीनी और जो सोवियत संघर्ष था उसका भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं थी उन्होंने व्यापक रूप से विश्व को प्रभावित किया और विश्व राजनीति का केंद्र जो बिंदु थे, जो पावर सेंटर्स थे, वह केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहे। एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज थी वो भी उसमें शामिल, मतलब बहुत सारे जो सेंटर्स थे शक्ति के, वो उदय होकर सामने आने लगे और जो वातावरण था, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण था, वह महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ।